नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम है। आज जो थ्योरी मैं लेकर के आई हूँ वो डर्कहाइम की सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन की थ्योरी है। मैंने इधर रिलीजन के ओरिजिन को लेकर के लगातार कई वीडियो बनाया, मतलब 2 वीडियो तो मैंने पहले ही बनाया है, जिसमें पहले वीडियो में मैंने रिलीजन के कंसेप्ट पे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, अलग अलग ओपिनियन क्या है लोगों की, उस पे काम किया है। और सेकंड जो अभी इससे पहले वीडियोस आया था, पोस्ट हुआ था, उसमें मैंने बताया है कि क्लासिकल थ्योरीज रिलीजन की क्या क्या हैं। आपको क्लासिकल थ्योरीज भी जानना बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन डर्कहाइम की थ्योरी को लेकर के, जो कि अपने आप में ही बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर यूनिवर्सिटी सिलेबस, यूपीएससी, नेट, सिविल, जो जो एग्ज़ाम्स होते हैं, हर में ये थ्योरी ज़रूर आती है। किसी भी बोर्ड मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी के रेगुलर एग्जामिनेशन में, कोई भी एग्ज़ाम हो, हम डर्कहाइम के थ्योरी के बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए। और जितना हो सके मेरे वीडियोस को दूसरों से शेयर करिए, ताकि मुझे भी, मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ता जाए, मेरे अंदर भी विश्वास पैदा होता जाए कि मैं और काम करूं। आप लगातार अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मेरा हृदय से आभार कि मैम आपके पढ़ाने का तरीका अच्छा है। मैं और कोशिश कर रही हूँ कि आपको बेटर से बेटर कंटेंट दूँ। इसलिए वीडियो आने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं, क्योंकि मुझे कंटेंट बहुत सर्च करके बनाने होते हैं। मैं रफली कोई भी वीडियोस नहीं लेकर के उतरती हूँ। तो आप सभी का साथ रहेगा तो मेरा विश्वास बढ़ता जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डर्कहाइम की जो सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पे बेस्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, उसके बारे में हम देख लेते हैं और फिर थ्योरी स्टार्ट करेंगे। तो ये जो बुक है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये पब्लिश्ड होती है 1912 में। एंड द बुक डिस्क्राइब्स दैट, इसमें बुक्स क्या डिस्क्राइब करता है, जो की पॉइंट है, मैं की पॉइंट के बारे में बता रही हूँ, पूरी किताब के बारे में नहीं बता रही हूँ, कि रिलीजन इज़ अ सोशल फिनोमिना। धर्म जो है वो सामाजिक प्रघटना है। इससे के पहले के वीडियोस में आपने देखा, जिसमें कि ओरिजिन ऑफ रिलीजन के बारे में मैंने बताया और अलग अलग थ्योरीज़ के बारे में बताया, गोस्ट थ्योरी, फिर माना थ्योरी, फिर उसके बाद एनिमिज्म, नेचुरलिज्म, ये सारी थ्योरी को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। उन सभी में रिलीजन को साइकोलॉजिकल फिनोमिना के रूप में प्रस्तुत किया गया था। पर यहीं से चीज़ें बदल जाती हैं। जो रिलीजन का ओरिजिन माना जाता है वो सोसाइटी को माना जाता है, समाज को माना जाता है। आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, आपको बहुत अच्छे से रिलीजन के ओरिजिन की थ्योरी को समझना होगा। और उसमें डर्कहाइम ने तो ऐसा काम कर दिया, जो मतलब मार्क्स वेबर का भी काम बहुत इंपॉर्टेंट था और डर्कहाइम का काम सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन को लेकर के बिल्कुल अलग है। और इसमें इन्होंने रिलीजन को एक सोशल फिनोमिना के रूप में माना, और ये माना कि जो डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन है वो इमोशनल सिक्योरिटी अटेंड थ्रू कम्युनल लिविंग। इसमें इनका मानना है कि जो सामुदायिक जीवन के माध्यम से प्राप्त भावनात्मक सुरक्षा के लिए ही धर्म के विकास को श्रेय दिया जाता है। ऐसा डर्कहाइम मानते हैं कि जब हम कम्युनिटी लाइफ में रहते हैं तो उसमें जो इमोशनल सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है, भावनात्मक सुरक्षा की जो ज़रूरत होती है, उसी से धर्म की उत्पत्ति होती है। और आप देखेंगे कि कैसे इन्होंने बताया। और इनकी स्टडी जो थी वो टोटमिक सोसाइटी पे थी। टोटम का सिद्धांत है, टोटम को आगे चलकर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि टोटम क्या है। टोटमिक सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया की थी, उसमें अरुंटा जनजाति है, उस पे इनका पूरा काम है। और इस किताब में कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि एनिमल्स और प्लांट्स दैट ईच क्लैन वर्शिप्ड एज अ सेक्रेड पावर वाज
इन फैक्ट दैट सोसाइटी इटसेल्फ, ये मानते हैं कि जो हर सोसाइटी, जो हर क्लैन वर्शिप करता है, क्लैन मतलब जो गोत्र है, सोसाइटी का सबसे बेसिक जो यूनिट दिया है डर्कहाइम ने, उसको गोत्र को दिया है। तो गोत्र जो वर्शिप कर रहा है एनिमल्स को या प्लांट्स को, वो एक तरह से खुद सोसाइटी की ही पूजा हो रही है। तो धर्म के ओरिजिन में समाज को सबसे ऊपर ला करके डर्कहाइम ने खड़ा कर दिया है। तो इस एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में ये बातें कही गई हैं। अब आगे चल करके हम डर्कहाइम की जो थ्योरी है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कि थ्योरी क्या बोलती है। सबसे पहले डर्कहाइम बोलते हैं कि प्रिमिटिव मैन वर वॉन्डरर्स एंड केप्ट ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डर्कहाइम का, देखिए अभी इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि डर्कहाइम का मानना है कि अगर हमें धर्म की उत्पत्ति देखनी है कि आखिर रिलीजन का ओरिजिन कैसे हुआ होगा, कैसे धर्म की शुरुआत हुई होगी, तो वी हैव टू मूव फ्रॉम प्रिमिटिव सोसाइटी। हमें प्रिमिटिव सोसाइटी की ओर, वी हैव टू मूव टूवर्ड्स प्रिमिटिव सोसाइटी। हमें आदिम समाजों की ओर मूव करना होगा, आदिम समाजों की ओर बढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि शुरू जो सोसाइटी का ओरिजिन हुआ है, ठीक है, सोसाइटी का जो समाज की उत्पत्ति हुई है वो प्रिमिटिव सोसाइटी से हुई है। जब भी हम समाज की उत्पत्ति की बात करते हैं, हम मॉर्गन की थ्योरी ले या मार्क्स की थ्योरी ले या कॉम्टे की थ्योरी ले, हम सभी जानते हैं कि प्रिमिटिव सोसाइटी जो रहा होगा वो सबसे पहला सोसाइटी रहा होगा, आदिम रहा होगा, क्योंकि डेवलपमेंट हुआ नहीं। और आदिम समाज का इम्पॉर्टेंस क्या है, आदिम समाज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो आप जानते हैं कि आदिम समाज जो था वो सबसे सरल प्रकृति का था। इट वॉज सिंपलेस्ट इन नेचर। सरल प्रकृति का किस रूप में? कोई डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं था, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता था। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब क्या हुआ? श्रम का बंटवारा, कि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर हो रहे हैं, इंजीनियर हो रहे हैं, कारपेंटर हो रहे हैं, हर काम हर व्यक्ति करता था। कोई स्पेशलाइजेशन नहीं था, कोई डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं था। हम फैमिली का भी कंसेप्ट नहीं था प्रिमिटिव लाइफ में। प्रिमिटिव सोसाइटी में ग्रुप्स का कंसेप्ट था। हर जो प्रिमिटिव मैन होते थे वो ग्रुप्स में रहते थे, ठीक है, एक दूसरे के साथ ग्रुप में रहते थे। तो ये सारी विशेषताएं प्रिमिटिव मैन की थी और दे वर इन नोमैडिक कल्चर। वो घुमंतु संस्कृति में रहते थे, मतलब आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है, कोई सेटल्ड लाइफ नहीं होती थी। ये सब आदिम समाज की विशेषताएं होती हैं और बहुत सरल प्रकृति का समाज होता था। अब दुर्खीम का कहना है कि अगर हमें धर्म की उत्पत्ति को समझना है तो हमें समझना होगा प्रिमिटिव सोसाइटी में जाके। हम सबसे सरल प्रकृति का समाज ढूंढेंगे, वहाँ अध्ययन अध्यापन करेंगे, वहाँ हम स्टडी करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि धर्म की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई। तो दुर्खीम जब धर्म की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन कर रहे होते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति में जाते हैं। उनके अकॉर्डिंग सबसे सरल प्रकृति का वो समाज था। और आप ये याद रखिए कि डर्कहाइम ने कोई एम्पिरिकल स्टडी नहीं किया है, वो वहाँ जाके स्टडी नहीं किए, वो बहुत सारे किताबें उठाए, बहुत सारे एथनोग्राफीज़ उठाए हैं अरुंटा जनजाति के, और उसमें वहाँ फिर उससे उन्होंने अपनी स्टडी की है। तो अपनी स्टडी के दौरान बताते हैं कि जो प्रिमिटिव मैन थे वो वंडरर्स थे, घुमंतु थे, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करते रहते थे, ठीक है। आज यहाँ जीवन बिता रहे हैं, कल वहाँ बिता रहे हैं, ग्रुप में ही। आज पूरा ग्रुप यहाँ उठा, फिर वहाँ कहीं पेड़ के नीचे, गुफाओं के नीचे रहते थे, वहाँ जो संसाधन होते थे उसको इस्तेमाल करते थे, और उनका मेन 2 ही 3 चीज़ उनके लाइफ में था, फूड और सेक्स। ये 2-3 चीज़ें उनके लाइफ में रहती थी। तो कहीं भी शिकार करके, आपको पता है कि हंटिंग एंड फूड गैदरिंग जो था उनका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का तरीका था, वो शिकार करते थे, मारते थे और उसे खा लेते थे।
दुर्खेम का मानना है कि रिलीजियसिटी हैड इमर्ज्ड अमंग ह्यूमंस व्हेन दे ओकेजनली असेंबल्ड इन लार्जर मास। उनका मानना होता था कि जब वो व्यक्ति घुमंतु जीवन जीते थे तो कभी कभी वो इकट्ठे एक जगह आ जाते थे। जैसे एक ग्रुप वहाँ से घूमते हुए इधर आ गया, दूसरा ग्रुप वहाँ से घूमते हुए एक जगह आ गया, तीसरा ग्रुप एक जगह घूमते हो गया। कभी कभी ओकेजनली दे वर असेंबल्ड, वो कभी कभी एक साथ इकट्ठा होते थे ग्रुप में, लार्जर मास में। एंड वेन दे असेंबल्ड दे फेल्ट डिफरेंट, जब वो असेंबल्ड होते थे, जब वो इकट्ठे होते थे तो वो कुछ अलग महसूस करते थे। एंड दिस फीलिंग डिसअपियर व्हेन दे सेपरेटेड, और जब वो अलग होते थे एक दूसरे से तो उनके अंदर की ये फीलिंग ख़त्म हो जाती थी। आप देखिए, कभी भी अगर हम शादी वादी में इकट्ठे होते हैं, आप भी बहुत सारे कज़न्स रहते हैं, आप कभी एक शादी में इकट्ठे होते हैं तो कितना अच्छा महसूस करते हैं ना, कितनी खुशी होती है, वाह आज मौसी के बच्चों से मिलेंगे, मामा के बच्चों से मिलेंगे, बुआ के बच्चों से मिलेंगे, कितने हम लोग एक्साइटेड होते हैं ना। कोई आज भी हम जब मिलते हैं तो एकदम बचपन में चले जाते हैं, कैसे हम आम तोड़ के खाते थे, कैसे हम चुरा के खाते थे, कैसे हम खेलते थे, ये सारी चीज़ें याद आने लगती हैं। इसी से थोड़ा सा तुलना किया डर्कहाइम ने कि जो प्रिमिटिव मैन घूमते घूमते एक जगह इकट्ठे हो जाते थे तो उनके अंदर एक ऑसम फीलिंग आती थी, एक गुड फीलिंग आती थी, और जब वो दूर होते थे, एक दूसरे से अलग होते थे तो उनके अंदर वो फीलिंग गायब हो जाती थी। तो देखिए, अब क्या डर्कहाइम कहते हैं कि ये वो जो प्रिमिटिव मैन थे वो सोचते थे कि ये फीलिंग कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर्स की वजह से आ रहा है। अब इतना आईक्यू नहीं ना था, आज ना हमारे अंदर आईक्यू है कि वाह मौसी के बच्चों से मिले तो मेरे अंदर वो ऑसम फीलिंग आ रही है। आज हम ये सोचते हैं, उस समय, आज से मैं मतलब कई हजारों साल पहले की बात कर रही हूँ, दसों हजार साल पहले की बात कर रही हूँ, 7,000 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो उस समय वो जो फीलिंग आती थी उसके पीछे वो सोचते थे कि ये सुपर नेचुरल पावर की वजह से फीलिंग है, कोई एक ताकत है जो हमें ये फीलिंग दे रहा है, और जब हम मूव कर जा रहे हैं, हम दूर होते जा रहे हैं तो हमारे अंदर ये फीलिंग ख़त्म होते जा रही है। इस फीलिंग को डर्कहाइम ने नाम दिया है स्टेट ऑफ एक्सल्टेशन, ठीक है, और कलेक्टिव एफरवेसेंस। याद रखिएगा ये टर्म आपको सोशियोलॉजी में टर्म्स का ही तो खेल है, वोकैबुलरीज का ही तो खेल है। आप सोशियोलॉजी में अगर सोशियोलॉजिकल टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं तो यू गॉट 90 आउट ऑफ 100, आप 90 पा जाएंगे। आप सारी चीज़ लिखेंगे पर आप वो वोकैबुलरीज नहीं लिखेंगे, वो आप टर्म्स नहीं लिखेंगे सोशियोलॉजी में, तो आपके नंबर खटाक से घट करके 50 और 40% आ जाएंगे। आज आप देखिए, सोशियोलॉजी पढ़ने वालों की बहुत भीड़ है सोसाइटी में, है ना। सोशियोलॉजी को कहा जाता है कि इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट सब्जेक्ट, पर क्या आपको ये सिंपलेस्ट सब्जेक्ट लगता है? नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि जब आप इस वोकैबुलरीज, इस टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ मूव करते हैं, पर मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है वो सिंपल भाषा लिख देते हैं। तो हमें अगर एक इंटेलेक्चुअल बनना है सोशियोलॉजी में तो वी हैव टू नो अबाउट द एग्जैक्ट वोकैबुलरीज एंड टर्म्स विच वाज यूज्ड बाय आवर एमिनेंट थिंकर्स। जो हमारे थिंकर्स ने भाषाओं का इस्तेमाल किया वो शब्द हमें आना चाहिए। तो याद रखिएगा कि इस ऑसम फीलिंग को डर्कहाइम कहते हैं स्टेट ऑफ एक्सल्टेशन और कलेक्टिव एफरवेसेंस की फीलिंग, हाइटेंड फीलिंग ऑफ एनर्जी जनरेटेड इन कलेक्टिव गैदरिंग। उनका कहना है कि कलेक्टिव एफरवेसेंस मतलब कि जब इकट्ठे हो रहे हैं लोग तो जो हाइटेंड फीलिंग है, मतलब जो सबसे उच्च कोटि का एहसास है खुश होने का, ऑसम, ठीक है, इसको हिंदी में उच्च श्रृंखलता या सामूहिक संयोग की स्थिति कहा जाता है। हिंदी ये तो डिफाइन हम लोगों ने किया, पर डर्कहाइम ने जो वर्ड यूज़ किया, स्टेट ऑफ एक्सल्टेशन एंड कलेक्टिव एफरवेसेंस की फीलिंग। और याद रखिएगा, मैंने नोट भी लिखा है कि ये जो क्राउड बिहेवियर का जो आइडिया है, ये क्राउडी बिहेवियर है ना, कि जब इकट्ठी होती है भीड़ तो कैसा व्यवहार करती है, ये क्राउड बिहेवियर का जो आइडियाज़ है ये डर्कहाइम ने लिया। कहाँ से लिया? गस्तेव ली बॉन एंड गैब्रियल टार्डे, ये दो थिंकर्स थे, गस्तेव ली बॉन एंड गैब्रियल टार्डे।
इनके थ्योरीज़ को अडॉप्ट करके ही, क्राउड बिहेवियर की थ्योरी को अडॉप्ट करके ही डर्कहाइम ने इस थ्योरी को दिया। हाँ, बस एक चीज़ है कि भले ही आगे चल करके ये इंटेलेक्चुअल एनिमी रहे, मतलब डर्कहाइम जो है ये गस्टॉव ली बॉन और गैब्रियल टार्डे के इंटेलेक्चुअल एनिमी रहे, मतलब पूरे अपने एकेडमिक्स के दौरान इनसे उनका बहुत नहीं निभा, पर जो सबसे बड़ी थ्योरी डर्कहाइम ने इस्टेब्लिश कर दी वो कहीं ना कहीं से इस क्राउड बिहेवियर से इंस्पायर्ड थ्योरी मानी जाती है। इसका मैंने हिंदी भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप हिंदी में भी इसे देख सकते हैं। मेरे ख्याल से आपने इसे हिंदी में भी पढ़ लिया, मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया है और आपने इसे यहाँ पर देख भी लिया। जोनाथन एच टर्नर की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी। मेरे ख्याल से आप लोग सोशियोलॉजी पढ़ने वाले लोग होंगे तो इस टर्नर की किताब को आप देख रहे होंगे। मैं इसका इमेज भी आपको यहाँ पर शो कर दे रही हूँ, देख लीजिए आप ये किताब। इसी बुक से मैंने ये चार्ट लिया है। इस चार्ट को आप जब देखेंगे ना, फ्लो चार्ट को, आपको बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा। मैं इसे समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ कि देखिए पहला बॉक्स जो बना है वो बना है टेम्पररी गैदरिंग अकर, ठीक है। कैसे माइग्रेशन हुआ, मतलब जो प्रिमिटिव मैन्स का, प्रिमिटिव मैन जो है वो अभी मैंने आपको उधर समझाया कि वो अलग अलग रहते थे, ग्रुप ग्रुप में रहते थे और कभी कभी वो माइग्रेट करके आते थे, एक जगह इकट्ठे होते थे, इकोलॉजिकल कंसंट्रेशन होता था। ये सारे टर्म्स टर्नर ने इस्तेमाल किए हैं। और टेम्पररी गैदरिंग होता था, ठीक है, एक अस्थाई कलेक्शन होता था लोगों का और फिर वो थोड़े समय पे एक साथ रह के फिर अलग अलग चले जाते थे। तो जब टेम्पररी गैदरिंग्स होता था तो इंटरैक्शन एक्सकल्टेट्स, सभी को के बीच में एक इंटरैक्शंस होता था, ठीक है। इंटरैक्शंस होने की वजह से क्राउड स्टिमुलेशन हाइटेंस इमोशन, जो क्राउड के स्टिमुलेशंस होते हैं, स्टिमुलाई किसको कहा जाता है कि जैसे आपको मान लीजिए कोई हाथ पे चिकोटी काटा, ठीक है, मैं ये भाषा यूज़ करी क्योंकि बचपन से ही मैंने यही बोला है। आपको किसी ने ऐसे कट किया या पिन चुभोया और आप हाथ फटाक से पीछे खींच लिए, दैट इज स्टिमुलेशन, मतलब एक्शन का रिएक्शन हुआ, आपने रिएक्शन दिया, आपने हाथ पीछे फट से खींच लिया। उसी तरह क्राउड स्टिमुलेशंस होता है। क्राउड स्टिमुलेशन मतलब जो भीड़ इकट्ठी हुई है वो आपको कोई आपके ऊपर एक एक्शन दे रही है और आपके रिएक्शंस में क्या चीज़ें सामने आ रही है कि आपके इमोशंस हाइटेंड पे जा रहे हैं, मतलब आप बहुत अच्छी फीलिंग कर रहे हैं, आप बहुत ऑसम फीलिंग कर रहे हैं, आप बहुत गुड फीलिंग कर रहे हैं। फिर आगे क्या होता है कि सेंस ऑफ कॉमन सेंटिमेंट्स दैट आर एक्सटर्नल, लोगों के अंदर एक सेंस बाहर निकल के आते हैं और वो सेंस कॉमन होते हैं, मतलब सब वही सोच रहे होते हैं, सभी अच्छा सोच रहे होते हैं। पावर्स आर एट्रीब्यूटेड टू माना। अब यहाँ पर माना टर्म आता है जो कि आपने मैकिम मैरियट के मानिज्म थ्योरी को, मानावाद के सिद्धांत में समझा कि जो अभी मैंने बताया ना कि वो ऑसम फीलिंग जो होती है वो एक जगह इकट्ठा होने पे होती है, और जो प्रिमिटिव मैन होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये ऑसम फीलिंग चूँकि मान लीजिए कि वो किसी पेड़ के नीचे इकट्ठे हो रहे होते हैं या किसी पत्थर के पास इकट्ठे हो रहे होते हैं या वो किसी एनिमल्स के पास इकट्ठे हो रहे होते हैं या वो किसी नदी के पास इकट्ठे हो रहे होते हैं या किसी भी इनएनिमेट सोर्स के पास, मतलब निर्जीव वस्तुओं के पास इकट्ठे हो रहे होते हैं या किसी इंसान के पास इकट्ठे हो रहे होते हैं, और तब वो फीलिंग आती है उनको, ऑसम फीलिंग। तो वो सोचते हैं कि इसके पास गैदरिंग होने से, इसके पास इकट्ठे होने से हमारे अंदर ये ऑसम फीलिंग जनरेट हो रही है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को वो माना बोल देते हैं, ठीक है। माना वर्ड आपने पढ़ा है कि मेलानेशिया और पॉलिनेशिया ट्राइब्स में मैकिम मैरियट ने ये माना टर्म दिया था। तो पावर्स आर एट्रीब्यूटेड टू माना, तो वो उस पर्टिकुलर चीज़ में एक पावर डाल देते हैं, वो सोचते हैं कि इसके अंदर ही कोई शक्ति है जिससे हमारे अंदर ऑसम फीलिंग आ रही है। एंड माना इज सिंबलाइजेस बाय टोटम एंड सेक्रेड ऑब्जेक्ट्स ऑफ टोटम, और इसी को डर्कहाइम ने टोटम शब्द दिया है, ठीक है। तो आप जान जाइए कि टोटम क्या है, कोई भी पशु, कोई भी पक्षी, कोई भी नदी, कोई भी पहाड़, कोई पर्वत, कोई इंसान, कोई भी निर्जीव वस्तु, कोई भी सजीव वस्तु भी, कोई भी निर्जीव वस्तु भी जिसके अंदर ये प्रिमिटिव मैन
पावर डाल दिए कि या इसी की वजह से हमारे अंदर ये ऑसम फीलिंग आ रही है, तो उसको टोटम शब्द दे दिया गया। एंड परमानेंट ग्रुपिंग्स ऑफ प्रिमिटिव इनटू क्लैन, और जब उन्हें लगा कि 2 बार मिलने से 4 बार मिलने से हमारे अंदर वो ऑसम फीलिंग हो रही है, तो अब वो टेम्पररी गैदरिंग चेंज हो गई परमानेंट ग्रुपिंग में, स्थायी ग्रुपिंग में चेंज हो गई, और उसी से गोत्र का निर्माण हुआ, क्लैन का निर्माण हुआ। आप पढ़ते हैं ना गोत्र परंपरा कैसे शुरू हुई होगी, डर्कहाइम के अकॉर्डिंग ऐसे शुरू हुई होगी। टोटम प्रोमोट सेंस ऑफ यूनिटी एंड सॉलिडारिटी अमंग क्लैन मेंबर्स, और इसी टोटम से ही लोगों के अंदर यूनिटी की, मतलब एकता की, अखंडता की, सॉलिडारिटी की जो फीलिंग्स है वो जनरेट हुई होगी इन क्लैन मेंबर्स में। और साइकोलॉजिकल नीड टू रिप्रेजेंट माना विथ अ मटेरियल, और उससे वो अपने मनोवैज्ञानिक कनेक्शंस को जोड़ दिए होंगे, साइकोलॉजिकल आवश्यकताओं को, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को वो उसी टोटम से जोड़ दिए होंगे कि इसी टोटम से हमें ऑसम फीलिंग आ रही है, तो साइकोलॉजिकल नीड्स उससे कनेक्शन हो गया। तो ये पूरा डर्कहाइम्स मॉडल ऑफ रिलीजियस इवोल्यूशन है, एक मॉडल मैंने दिया है जोनाथन एच टर्नर की किताब से। इस पूरे मॉडल को आप देख करके जो पीछे मैंने लिखा है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब किस तरह से ये सोशियोलॉजिकल थ्योरी है, अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये भी तो साइकोलॉजिकल हो गया। नो, ये साइकोलॉजिकल नहीं है। आगे चल के मैं बताती हूँ कि किस तरह से इसमें समाज सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, उसको मैं आपको आगे चल के समझा रही हूँ। तो अभी जो आपने टर्नर के बुक में जो ये डर्कहाइम्स मॉडल्स ऑफ रिलीजियस इवोल्यूशन दिया, अभी आपने उसको समझा। तो इन सारी चीज़ों को समझने के बाद हम ये देख सकते हैं कि डर्कहाइम ने रिलीजन के बेसिक एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में बांटा है कि व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रिलीजन अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम। डर्कहाइम ने रिलीजन के बेसिक एलिमेंट्स की क्या क्या बात की, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो धर्म में प्रधान रूप से पाए जाते हैं। सबसे पहला कि द एमर्जेंस ऑफ बिलीव इन द सेक्रेड, कि जो पवित्र वस्तु होती है उसमें आपका विश्वास बढ़ते जाना। सेकंड, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल इनटू कल्ट्स, जब टेम्पररी गैदरिंग से परमानेंट गैदरिंग होती है एफरवेसेंस फीलिंग के बाद से, तो उसमें क्लैन की उत्पत्ति होना, गोत्र की उत्पत्ति होना। दूसरा इंपॉर्टेंट रिलीजन का एलिमेंट ये है। एंड द थर्ड एलिमेंट की रिचुअल्स, राइट्स, इन सबको फॉलो करना। जब किसी टोटम के अगेंस्ट हम रिचुअल्स और अपने ड्यूटीज़ को, मतलब अपने कर्मकांड को, अपने विश्वास प्रणाली को स्थापित करते हैं, तो वो थर्ड एलिमेंट होता है। द इनैक्टमेंट ऑफ रिचुअल्स और राइट्स टूवर्ड्स टोटेम दैट रिप्रेजेंट द फोर्सेस ऑफ द सेक्रेड रिलम। तो these 3 are the basic elements of religion, and according to these 3 elements डर्कहाइम डिफाइन रिलीजन। कैसे वो रिलीजन को परिभाषित करते हैं, प्लीज इस जो डेफिनेशन है रिलीजन को, इसको रट लीजिएगा। डर्कहाइम के रिलीजन के डेफिनेशन को बिल्कुल से रटना है। A unified system of beliefs and practices related to sacred things, that is to say, things set apart and forbidden, beliefs and practices which unite them into a single moral communities for all those who adhere to them. धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित तथा कर्मकांडों की एक संगठित व्यवस्था है। आपको पहले ही मैंने समझाया है कि जितने भी सेक्रेड थिंग्स हैं, और आगे चल के आपको सेक्रेड और प्रोफेन में पूरी तरह से डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। तो जितने भी सेक्रेड थिंग्स हैं जो कि कर्मकांड से संबंधित हैं, उन सभी का एक सांगठनिक व्यवस्था है। धर्म जो है इन सभी का एक एकीकृत व्यवस्था है जो उन व्यक्तियों को एक नैतिक समुदाय में बांधता है जो इसका अनुसरण करते हैं। तो ये रिलीजन का डेफिनेशन है जो कि डर्कहाइम ने दिया है। जो मॉडल अभी टर्नर का मैंने बताया उसी को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है, उधर पीछे वाले पेज में भी और ये पेज में भी मैं पढ़ देती हूँ कि फ्रॉम द म्यूचुअल स्टिमुलेशन एंड एफर्वेसेंस दैट कम्स फ्रॉम इनएनिमेट इंटरेक्शन पीपल केम टू परसीव अ फोर्स और माना दैट सीम्ड सुपीरियर टू देम।
कि ये कलेक्टिव एफरवेसेंस की वजह से जब सब इकट्ठे हुए और जो ऑसम फीलिंग हुई उसमें वो किसी माना को जोड़ दिए, मतलब एक किसी भी वस्तु को उसमें पावर जोड़ दिए कि इसके अंदर कुछ पावर है, इसके अंदर कोई सुपर नेचुरल पावर है जिससे कि हमारे अंदर ऐसी ऑसम फीलिंग आ रही है। तो वो मानाज्म का कंसेप्ट आ गया और डर्खाइम ने इसे टोटम्स बोला। वंस दे ब्रेक द गैदरिंग दे आर सेपरेटेड, दे फील लोनली एंड सैड। जब वो दूर हो जाते थे एक दूसरे से तो वो फिर से उदास हो जाते थे, ठीक है। समटाइम्स दे गेन फील द नीड टू री एक्सपीरियंस दैट फीलिंग। फिर उन्हें लगता था कि फिर से वो इकट्ठे हो और इस फीलिंग को महसूस करें, मतलब इकट्ठे होंगे तो हमारे अंदर फिर वो ऑसम फीलिंग होगा, फिर वो उसी जगह पे जा कर के इकट्ठे, मतलब उनके अंदर इतना लॉजिकल पावर नहीं ना था। आज वही तो मैं बार बार समझा रही हूँ कि आज हमें लगता है कि अच्छा हमें इस लोग से मिलने से खुशी हो रही है तो हम उस लोगों को ढूंढते हैं ना। हम ये नहीं ढूंढते कि कहाँ पर मिले थे कि हमें वो ऑसम फीलिंग आई थी। हम उस पेड़ को नहीं ढूंढते, हम उस निर्जीव वस्तु को नहीं ढूंढते, हम उस नदी को नहीं ढूंढते, हम उस व्यक्ति को ढूंढते ना जिससे हमें खुशी मिलती है। प्रिमिटिव मैन उस व्यक्ति को न ढूंढ करके वो उस जगह पे को कहते थे कि उस जगह पे हम इकट्ठे होते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है, तो उसको उन्होंने टोटम से जोड़ दिया। एंड दे फेल टू एक्सप्लेन दिस फिनोमिना एंड गिव इट एज अ सेक्रेड स्टेटस। वो उस फिनोमिना को कि किस वजह से ऐसी ऑसम फीलिंग आ रही, वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि किसी व्यक्ति के मिलने से, एक समाज के मिलने से हमें ये फीलिंग आ रही है। वो ऑब्जेक्ट को मान लेते थे और उस ऑब्जेक्ट के अंदर सेक्रेड मान जाते थे कि ये जो चीज़ है वो पवित्र है, ठीक है। और इस तरह से परमानेंट ग्रुपिंग का कंसेप्ट आया। आपको बताया मैंने कि जो क्लैन का कंसेप्ट है कि वो अब स्थायी रूप से उस जगह पे आकर के इकट्ठे होने लगे और क्लैन बनने लगा। तो आपको मैंने यहाँ डिफाइन किया कि द टोटम्स आर द मटेरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नॉन मटेरियल फोर्स दैट इज एट देयर बेस एंड दैट नॉट मटेरियल फोर्सेस इज नन अदर देन द सोसाइटी इटसेल्फ। यही बात मैं कह रही हूँ कि ये जो नॉन मटेरियल फोर्स था वो कुछ नहीं था, वो अपने आप में एक समाज था। पर प्रिमिटिव मैन इस समाज को एनालिसिस करना भूल गए, जिसको दुर्खीम ने अपने सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन में एक्सप्लेन किया है। अब आगे चलकर हम देखते हैं कि जो सेक्रेड शब्द इस्तेमाल किया डर्खाइम ने कि वो उस माना में उस टोटम को सेक्रेड मानते थे, तो सेक्रेड और प्रोफेन ये दो कंसेप्ट डर्खाइम ने दिया है। तो अब आगे चल के हम देखते हैं कि सेक्रेड क्या होता है और प्रोफेन क्या होता है। According to Durkheim, religion is a division of the world into two kinds of phenomena. The first one is the sacred and the second one is the profane. Durkheim का कहना है कि जितना भी रिलीजन है, मतलब जो धर्म है समाज में, उनको हम दो घटना से बांट देते हैं। पवित्र की कोटि में रखते हैं कुछ चीज़ों को और कुछ चीज़ों को हम अपवित्र की कोटि में रखते हैं। तो याद रखिएगा कि सेक्रेड और प्रोफेन का कंसेप्ट, प्रोफेन सेक्रेड एंड नॉन सेक्रेड नहीं, सेक्रेड एंड प्रोफेन का कंसेप्ट डर्खाइम ने दिया है। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं कि सेक्रेड थिंग्स क्या है। डर्खाइम के अनुसार पवित्र चीज़ें क्या हैं। ऐसा नहीं कि जो अपवित्र हैं वो प्रोफेन है। अभी तक आप इतने ही समझ रहे होंगे कि जितनी पवित्र चीज़ें हैं वो सेक्रेड हैं और जितनी अपवित्र चीज़ें हैं वो प्रोफेन हैं, ठीक है। आगे हम चल के इसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं। द सेक्रेड रिफर्स टू द थिंग्स ह्यूमन बीइंग सेट अपार्ट। वो सारी ही चीज़ें पवित्र की कोटि में आती हैं जिनसे व्यक्ति दूरी बना के रखता है, ठीक है। सेट अपार्ट जैसे इंक्लूडिंग रिलीजियस बिलीव्स, राइट्स, डीटीज और एनीथिंग सोशली डिफाइंड एज अ स्पेशल रिलीजियस ट्रीटमेंट, जिसमें हम स्पेशल रिलीजियस ट्रीटमेंट करते हैं, एक स्पेशल काम करते हैं। जो भी हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारे कर्म कांड हैं, जो हमारे धर्म के प्रति उत्तरदायित्व हैं कर्म कांड के रूप में, विश्वास के रूप में, रीति रिवाजों के रूप में, वो सारे सेक्रेड थिंग्स आती हैं। प्रोफेन थिंग्स, इसका अगर हम सिंपल कहें कि द थिंग्स विच आर अपोजिट टू सेक्रेड, वो चीज़ जो पवित्र के उल्टी हैं, मतलब नॉट सेक्रेड मतलब अपवित्र। तो अपवित्र का मतलब कि ये नहीं कि हम कहेंगे कि नाले का पानी अपवित्र है तो फिर हम कह देंगे कि गंदे कपड़े अपवित्र हैं, वो अपवित्र की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर प्रोफेन का मतलब वो है
कि जो चीज़ें हमारे डेली यूज़ की हैं, ठीक है। देखिए एकदम अलग कंसेप्ट है, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रोफेन रिफर्स टू द रेलम ऑफ एवरीडे यूटिलिटेरियन एक्टिविटीज़। जो हमारे रोज की चीज़ें, एवरीडे एक्टिविटीज़, जो हमारे रोज के क्रियाकलाप हैं और ज़रूरी क्रियाकलाप हैं, वो प्रोफेन के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। आगे चल के आपको और अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ, घबराइए नहीं, कि ऑलमोस्ट एनी थिंग्स कैन बी सेक्रेड। कोई भी चीज़ पवित्र हो सकती है। गॉड, ईश्वर पवित्र, एक पत्थर भी पवित्र हो सकता है, हमारा मून, अर्थ, ट्री, एनिमल्स, बर्ड्स, सारे ही पवित्र की कोटि में आ सकते हैं। दीज आर सेक्रेड ओनली बिकॉज सम कम्युनिटी हैज़ मार्क देम सेक्रेड। ये पवित्र क्यों है? क्योंकि कुछ समुदाय विशेष द्वारा उन्हें पवित्र का दर्जा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ अपने अंतर्भूत विशेषताओं के कारण पवित्र हो। आगे चल करके मैं लिखी हूँ इस चीज़ को, मैंने एक्सप्लेन किया है कि जैसे मान लीजिए कि कोई पत्थर है, ठीक है, उस पत्थर की पूजा करते, मतलब पत्थर को हमने टोटम मान लिया, ठीक है। आप भी हमारे कल्चर में आज भी हम पत्थर को टोटम मान लेते हैं। तो उस पत्थर के अंदर ऐसी क्वालिटी नहीं है जिससे कि वो सेक्रेड हो जाए, ठीक है। उस पत्थर को मान लिया गया है सेक्रेड है, इसलिए वो सेक्रेड है, इसलिए वो पवित्र है, क्योंकि हम उससे अपनी दूरी बना लिए हैं। मतलब हम उसको रिलीजियस एक्टिविटीज़ तक सीमित रखे हैं, उसको अपने रोज की ज़िंदगी में सीमित नहीं रखें। तो वही पत्थर सेक्रेड भी हो सकता है और पत्थर प्रोफेन भी हो सकता है। एक पत्थर जिसको हम रोज पूजा पाठ के लिए रख दिए वो सेक्रेड की कोटि में चला गया, और दूसरा पत्थर जिससे कि रोज हम लहसुन कूच रहे हों और अदरक कूच रहे हों, वो प्रोफेन की कैटेगरी में है, क्योंकि वो हमारे रोज के एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है। तो सेक्रेड और प्रोफेन का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर है। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे, आगे चल के फिर और एक्सप्लेन होता है। तो दुर्खीम के अनुसार दुनिया के प्रत्येक समाज में सभी वस्तुओं को दो भागों में विभक्त किया जाता है, पवित्र और लौकिक, ठीक है। धर्म का संबंध पवित्र वस्तुओं से है। धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों एवं आचरण का वह समग्र व्यवस्था है जो इन पर विश्वास करने वालों को एक नैतिक समुदाय में आबद्ध करता है। ये धर्म की परिभाषा है दुर्खीम के अनुसार, कि धर्म हर उन पवित्र वस्तुओं का संकलन है जिसमें हमारे विश्वास जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारा व्यवहार करने का तरीका जुड़ा हुआ है, और वो सभी लोगों को बांध करके रखने की कोशिश करता है। दुर्खीम के अनुसार कोई भी वस्तु अपने अंतर्निहित गुणों या उपयोगितावादी मूल्यों के कारण पवित्र नहीं होती, बल्कि इसलिए पवित्र होती है कि समाज इनको विशेष आदर व सम्मान की दृष्टि से देखता है तथा वस्तुओं के क्रम में इनको ऊंचा स्थान देता है। यही जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि नो ऑब्जेक्ट इज सेक्रेड बिकॉज इन इट्स इनहेरिटेंट ग्रूम और यूटिलिटेरियनिज्म। वो बहुत उपयोगितावादी है, वो उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है, इसलिए वो सेक्रेड नहीं है। अगर ऐसी चीज़ें होती तो आज सब कुछ सेक्रेड हो जाता। आज हमारा मोबाइल भी सेक्रेड की कोटि में आ जाता, हमारा टैबलेट भी सेक्रेड के कैटेगरी में आ जाता, हमारा डेस्कटॉप भी सेक्रेड की कैटेगरी में आ जाता, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। पर नहीं, समाज जिनको मान ले रहा है कि ये सेक्रेड है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे रिचुअल्स जुड़े हुए हैं, हमारे कर्मकांड जुड़े हुए हैं, हमारे विश्वास जुड़े हुए हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम जुड़ा हुआ है, और जिससे हम अपने रोज की गतिविधियों को दूरी बनाए हुए रखे हैं, वो सेक्रेड थिंग होता है। ऐसा नहीं कि उसके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है जिससे सेक्रेड है। यही प्रिमिटिव मैन गलती करते थे। प्रिमिटिव मैन ने इसको इस तरह से एनालिसिस नहीं किया कि जब वो घूमते घूमते एक चीज़ के पास इकट्ठे होते थे तो उस चीज़ में जब वो ऑसम फीलिंग करते थे तो उस ऑसम फीलिंग को वो ये नहीं सोचते थे कि वो सोचते थे कि उनके अंदर कुछ ऐसे गुण हैं, उस पत्थर के पास, उस नदी के पास कुछ ऐसे गुण हैं जिससे हमारे अंदर ऑसम फीलिंग आ रही है। वो ऐसा सोचते थे, इसलिए उस पर्टिकुलर थिंग को वो सुपर नेचुरल पावर से जोड़ देते थे और उसको टोटम का दर्जा दे देते थे। तो ये चीज़ें थी। इसके विपरीत वे वस्तुएं जो पवित्र नहीं हैं वो लौकिक हैं, ठीक है। वे वस्तुएं जिनको समाज उपयोगितावादी लक्षणों या आर्थिक लाभ या हानि की दृष्टि से देखता है वे लौकिक हैं। जैसे ये जो मैंने लिया है वो
SS पांडे की किताब है सोशियोलॉजी, जो कि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए एक इम्पॉर्टेंट किताब के रूप में है। टाटा मैग्रो हिल्स एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा है। इसको हम लोग फॉलो करते थे जब खुद तैयारी करते थे, तो उनसे ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं। मैं आपको बताती हूँ जब भी सोर्सेज का मैं इस्तेमाल करती हूँ, सोर्सेज जानना आपको ज़रूरी है। तो मैं बात करती कि जैसे हिंदू समाज में कागज या पूजा के फूल को पवित्र माना जाता है, और जैसे कहा जाता है ना कि एक पेपर है और एक फूल है, वही पेपर और फूल कभी हमारे लिए पवित्र हो जाता है और कभी हमारे लिए अपवित्र हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर फूल अगर हम चढ़ा दिए ईश्वर को तो वो सेक्रेड हो गया, क्योंकि उससे हमारे विश्वास जुड़ गए, हमारे कर्मकांड जुड़ गए, है ना, उससे हमने अपनी दूरी बना ली रोज की गतिविधियों में। तो वही फूल सेक्रेड की कोटि में आ गया, पवित्र की कोटि में। और वही फूल जब रास्ते में ऐसे ही गिरा पड़ा रहता है तो हम उसको सेक्रेड नहीं मानते, वो प्रोफेन की कैटेगरी में आता है, वो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ के कैटेगरी में आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं इनसे कि क्या सेक्रेड है और क्या प्रोफेन है। तो किसी भी वस्तु में अंतर्भूत ऐसे तत्व या गुण नहीं होते हैं जो किसी वस्तु को पवित्र या लौकिक बनाते हैं, बल्कि समाज द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा कि जो हमारी सोसाइटी होती है उसका देखने का नज़रिया की वजह से कोई चीज़ पवित्र और अपवित्र की कोटि में आ जाती है। समाज जिसको पवित्र की नज़रिए से देख रहा है वो पवित्र है, और समाज जिसको अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में देख रहा है कि ये पेन मुझे रोज के काम की चीज़ें हैं, तो उसको वो प्रोफेन की कैटेगरी में ला करके खड़ा कर देता है। ठीक है, अपने उपरोक्त विचारों की पुष्टि हेतु दुर्खीम ने जनजातीय समाज में प्रचलित टोटमवाद को संदर्भित किया। अब इन सारी चीज़ों को, सेक्रेड और प्रोफेन को, टोटम से कनेक्ट करने की कोशिश किया। अब ये मैंने एक्सप्लेन किया भी है कि दुर्खीम के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति कई गोत्रों में विभक्त है। ठीक है, प्रत्येक गोत्र का एक टोटम होता है, जो कोई पशु, पक्षी, पेड़ या निर्जीव वस्तु भी हो सकता है। इस टोटम के साथ उस गोत्र के सदस्य अपनी उत्पत्ति को जोड़ते हैं, ठीक है, और अपने भावनात्मक संबंधों का अनुभव करते हैं, उसे सम्मान देते हैं, श्रद्धा देते हैं। देखिए, ये बात हो रही कि जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया तो अरुंटा में बहुत सारे क्लैन्स को देखा कि कई तरह के क्लैन हैं, हर क्लैन का अपना टोटम है। ठीक है, कोई किसी पक्षी को मानता है, कोई किसी पेड़ को मानता है, कोई किसी नदी को मानता है, कोई किसी भी एनिमेट सोर्स को मानता है, किसी कोई कबूतर को मानता है, कोई गिद्ध को मानता है, और उसको वो चुरिंगा कहते हैं। चुरिंगा याद रखिए, उसी से वो अपना एक्चुअल और सिंबॉलिक दोनों ही ओरिजिन जोड़ते हैं कि वास्तविक और प्रतीकात्मक दोनों तरह को वो मानते हैं। चुरिंगा मतलब अगर सच्ची का कबूतर दिख गया तो उसे भी वो हार्म नहीं पहुंचाएंगे, और अगर फोटो में भी कबूतर दिख गया तो उसे भी वो हार्म नहीं पहुंचाएंगे। तो उस ऐसे उन्होंने बहुत सारे टोटम्स की स्टडी की है, क्योंकि अलग अलग क्लैन है, सबके अलग अलग टोटम है, और मानते हैं कि इस टोटम में उनका एक सुपरनैचुरल पावर कहीं ना कहीं से विराजमान है। ठीक है, कोई ना कोई एक शक्ति है, कोई ना एक सत्ता है जो उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रही है। अब दुर्खीम का तर्क है कि अगर उसके अंदर कोई इंटरनल क्वालिटी होती, कोई अलौकिक शक्ति होती, तो हर क्लैन वाले एक दूसरे के टोटम को नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, जैसे एक क्लैन ये है, एक क्लैन ये है, एक क्लैन ये, एक गोत्र ये, एक गोत्र ये, एक गोत्र ये, सबके टोटम अलग अलग हैं। पर आप देखेंगे कि एक गोत्र वाले दूसरे गोत्र के टोटम को मार दे रहे हैं, हत्या कर दे रहे हैं, नुकसान पहुंचा दे रहे हैं। अगर उनके अंदर कोई सुपरनैचुरल पावर होता तो क्या वो नुकसान कर पाते? नहीं कर पाते। तो इसी से क्लियर होता है कि हर टोटम के अंदर कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं होता। ये पावर किसने दिया? ये पावर समाज ने दिया। हम जिसको मान लेंगे कि ये वीर है तो वो वीर है। आप देखिए फिल्म पीकू में यही ना बताया गया है, पीकू है या पीके है, कौन सा है फिल्म? हाँ, पीके में ये बताया गया ना कि जैसे आमिर खान ने दिखाया कि एक पत्थर यहाँ पर गाड़ देते हैं और उस पर माला फूल चढ़ा देते हैं और लोग उसे पूजना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ा इसी का एग्जाम्पल दिया गया है कि समाज जिसको मान लेगा
वो सेक्रेड हो जाएगा, और समाज जिसको डे टू डे एक्टिविटीज़ में ला देगा वो प्रोफेन हो जाएगा। तो दुर्खीम का तर्क है कि इस टोटम में कोई अंतर्भूत गुण या अलौकिक शक्ति नहीं होती है। यदि ऐसा होता तो एक गोत्र के सदस्य दूसरे गोत्र के टोटम को नुकसान पहुंचाने या मारकर खाने का साहस नहीं करते। ठीक है कि if this happens, members of one tribes do not dare to kill the totems of the other tribes, means there is nothing particular about totems which make them sacred। कुछ भी उनके अंदर ऐसा नहीं कि जिसको वो sacred बना दे। अब इस आप पूरे फिर से मैं एक फ्लो पूरा साइक्लिक डायग्राम बनाई हूँ, जैसे मैंने एनिमिज्म में, एनिमेटिज्म में, नेचुरलिज्म में बनाया, उसी तरह दुर्खीम के टोटिज्म में भी मैंने ये बनाया। ये मेरा खुद का क्रिएशन है। तो आप इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, और आंसर राइटिंग भी आपकी बड़ी अट्रैक्टिव हो जाएगी। आप देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करिए तो आप इसमें देखिए कि अरुंटा ट्राइब्स है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, यहीं पर स्टडी किया उन्होंने अरुंटा जनजाति। फिर टोटम और गण चिन्ह को लिया, यहीं पर मैंने टोटम को एक्सप्लेन कर दिया कि टोटम इज अ क्लैन सिंबल एज द ट्राइकलर in our country represent the whole country, similarly the totem represent the clan। कि टोटम क्या होता है, वो कुल चिन्ह होता है, मतलब गढ़ का, किसी गढ़ का, किसी क्लैन का एक चिन्ह होता है। जैसे हमारे देश में तिरंगा जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, वैसे ही टोटम उस कुल या गढ़ का प्रतिनिधित्व करता है। फिर इसी टोटम से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की भावना आती है कि टोटम जो है सामूहिक चेतना और सामूहिक प्रतिनिधान का है। मतलब सामूहिक प्रतिनिधान मतलब कि सभी लोग उसी से प्रदर्शित होते हैं। जैसे अगर आप हाथ में अपने भारत का झंडा ले लिए तो कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, ये क्लियर है कि आप इसी देश के नागरिक हैं। उसी तरह टोटम भी सामूहिक प्रतिनिधान को दर्शाता है कि टोटम इंक्लूड्स द कंसेंट ऑफ द एंटायर ग्रुप एंड रिप्रेजेंट द ग्रुप। टोटम में पूरे समूह की सहमति जुड़ी होती है और वो समूह का प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह से फिर टोटम का पूजा शुरू हुआ होगा। ठीक है, एज सोसाइटी इवॉल्व्स रिलीजन ऑल्सो इवॉल्व्स। दुर्खीम ऐसा कहते हैं कि जैसे जैसे समाज का उद्भव हुआ होगा वैसे वैसे धर्म का भी उद्भव हुआ होगा, और सोसाइटी इज गॉड, ये जो समाज है वही ईश्वर है। और हम इसकी पूजा अर्चना शुरू क्यों होंगे? When people worship God, that means they worship society। जब भी खुदा अगर लोग ईश्वर की पूजा करते हैं मतलब कि वो समाज की पूजा करते हैं, और इस तरह से ओरिजिन ऑफ रिलीजन की शुरुआत हुई होगी। समाज की पूजा ही धर्म का प्रारंभिक स्वरूप है। इस तरह से किसी ने कहा कि निर्जीव वस्तुओं की पूजा ही धर्म का प्रारंभिक स्वरूप है, किसी ने कहा आत्मा की पूजा ही धर्म की उत्पत्ति का प्रारंभिक स्वरूप है। पर दुर्खीम क्या कहते हैं अपने टोटमवाद के सिद्धांत में? वो कहते हैं कि समाज की पूजा का जो आरंभ हुआ वही धर्म का मूल कारण है, वही धर्म की उत्पत्ति का मूल कारण है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम क्रिटिसिज्म की तरफ कि दुर्खाइम की थ्योरी का क्रिटिसिज्म कहाँ कहाँ पर होता है। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म है विलियम एडवर्ड स्टेनर का। इनकी बुक का नाम है ऑन एबओरिजिनल्स रिलीजन, सिडनी यूनिवर्सिटी प्रेस। उनका कहना है कि जैसे डर्खाइम ने हर पूरे वस्तु को प्रोफेन और सेक्रेड में बांट दिया, पर नहीं, इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो मंडेन की कैटेगरी में आती हैं। मतलब वो ना ही पवित्र होती हैं और ना ही अपवित्र होती हैं, वो मंडेन की कैटेगरी में आती हैं। तो पहला मंडेन का कंसेप्ट, सेक्रेड और प्रोफेन का कंसेप्ट तो दुर्खीम ने दिया, पर मंडेन का कंसेप्ट नहीं दिया। दूसरा जो क्रिटिसिज्म है वो है इनके कलेक्टिव एफरवेसेंस का कि रिलीजन ओरिजिनेट्स इन सोसाइटी वेयर द कलेक्टिव एफरवेसेंस ऑफ रिचुअल्स गिव्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स एक्स्ट्रा ह्यूमन पावर। डर्खाइम एक्सप्लेन प्रिमिटिव कल्चर फॉर हिज थ्योरी। Critics would argue that religion does not necessarily have to be social। अब इनका कहना है कि दरखीम ने बताया ना, डरखाइम ने, कि जब लोग इकट्ठे हुए होंगे एक कलेक्टिव एफरवेसेंस की फीलिंग आई होगी, मतलब ऑसम फीलिंग आई होगी, और इस तरह से लोग एकजुट हुए होंगे और किसी चीज़ में टोटम जोड़ दिए होंगे और इस तरह से धर्म की शुरुआत हुई होगी। पर उनका कहना है कि कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जैसे तपस्वी परंपराएं वाले लोग जो अलगाव और एकांत में रहते हैं,
वहाँ पर तो कोई क्राउड बिहेवियर का कंसेप्ट लागू नहीं होता, क्योंकि वो शुरू से ही एकांत और अलगाव में रहते हैं। तो वहाँ पर कैसे धर्म की उत्पत्ति हुई होगी, ये सोचने वाला विषय है। नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म आता है कि डर्कहाइम ऑल्सो डिड नॉट एक्सप्लेन वाई अ पर्टिकुलर टोटम इज चूजन। ये नहीं बताया गया कि हर एक क्लैन वाले जो एक एक टोटम को चूज कर रहे हैं, कोई इनएनिमेट पावर को चूज कर रहा है, कोई कबूतर को चूज कर ले रहा है, कोई एनिमल्स को चूज कर ले रहा है, कोई किसी प्लांट्स को चूज कर रहा है, तो आखिर चूज क्यों किया जा रहा है, इसको नहीं बता पाए दुर्खिम। वाई का क्वेश्चन नहीं दे पाए। और रेडक्लिफ ब्राउन ने अपने न्यू साउथ वेल्स की स्टडी में देखा कि एक क्लैन के तो एक से ज़्यादा टोटम है। अब एक से ज़्यादा टोटम कैसे हो गए, इसको भी डर्कहाइम ने एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं डर्कहाइम। चौथा क्रिटिसिज्म ये है कि उन लोगों का आरोप है कि उन्होंने कभी भी एम्पिरिकल स्टडी नहीं की, मतलब वहाँ जा करके वो कभी भी स्टडी नहीं किए, अरुंटा ट्राइब्स में वो कभी भी विजिट नहीं किए थे। तो इस वजह से जो स्टडी है वो बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती। एक आर्म्ड चेयर फिलोसफर की स्टडी के रूप में डर्कहाइम की थ्योरी देखी जाती है। और नेक्स्ट क्रिटिसिज्म का है कि हिज थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ सॉलिडेरिटी इन मल्टीकल्चरल पॉलीथिस्टिक सोसाइटीज लाइक इंडिया। ऐसा देश जहाँ पर बहुदेववाद का सिद्धांत है, बहुत सारे देवी देवता हैं, वहाँ पर सॉलिडेरिटी का कंसेप्ट, ठीक है, वो कैसे, उसको कैसे व्याख्या किया जाएगा, इसमें दुर्खिम फेल रहे हैं। तो ये तो थे क्रिटिसिज्म। पर आप मानते हैं कि जिस थ्योरी का जितना क्रिटिसिज्म होता है वो थ्योरी उतनी ही इस्टेब्लिश्ड थ्योरी के रूप में मानी जाती है। तो डर्कहाइम का सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन जो है थ्योरी, वो वन ऑफ द इस्टेब्लिश्ड थ्योरी में से एक है। तो अब आपको यहाँ पर मैंने सोर्सेज भी दिखाए हैं, इन सोर्सेज को फॉलो करके मैंने ये अपने नोट्स को प्रिपेयर किया है। तो आप इसको फॉलो करिएगा। मेरे ख्याल से आपको ये थ्योरी आज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। देखने में लगता है कि टफ थ्योरी है, पर अगर हम उसको बहुत ईजिली, बहुत आसानी से अगर एक्सप्लेन करते हैं तो कोई भी सिद्धांत सरल भी बन जाता है। सरल इन द सेंस कि हमें समझ में आ जाती हैं चीज़ें कि उसका कोर पॉइंट क्या है, कोर बिंदु क्या है किसी भी सिद्धांत का। तो आज मैं अपने वीडियो को यहीं पर स्टॉप करती हूँ और होप आप ये थ्योरी को अच्छे से समझते गए होंगे। प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और किस पे वीडियोस आपको चाहिए वो भी ज़रूर लिखिएगा। आप सभी को मेरा खूब सारा प्यार, आशीर्वाद। बाय बाय, टेक केयर।